नमस्कार दोस्तों। देश तरह तरह के संक्रमण से जूझ रहा है। तरह तरह के झंझावात हैं, परेशानियां हैं। चारों ओर ऐसा लग रहा है कि एक नकारात्मकता सी छाई हुई है। उसमें अगर कोई आशा की खबर आती है, उम्मीद की खबर आती है तो हम बहुत खुश होते हैं और खुश होना भी चाहिए। लेकिन आज बात करूंगा उन संक्रमण की, उन समस्याओं की, उन झंझावात की, उन परेशानियों की जिनसे निपटने के लिए हमें बहुत ही इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी की ज़रूरत है। और जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है आम आदमी, उस आम आदमी को खड़ा होने की ज़रूरत है। उस आम आदमी को ये समझना है कि जिनके ऊपर हमने सारी जिम्मेदारी छोड़ दी है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह सही तरीके से कर रहे हैं। मैं कई तरह के संक्रमण की बात कर रहा हूँ और आपको गिनती से बताता हूँ। कोविड संक्रमण, चाइनीज वायरस, जिससे हम पूरी तरह से पूरे देश में घिर चुके हैं, पूरी दुनिया हैरान है। लेकिन हमारे देश में भी ये संकट बड़ा होता जा रहा है, बहुत बड़ा संक्रमण है। दूसरा संक्रमण जो इसके साथ साथ चल रहा है वो आतंकवाद का संक्रमण है। कोविड संक्रमण और आतंकवाद दोनों को साझा वजह बताते हुए बाबा अमरनाथ की यात्रा इस बार भी रद्द कर दी गई है। लगातार दूसरी बार है। पिछले साल भी वो यात्रा नहीं हो पाई थी। आतंकवादियों के आतंकी हमले का खतरा था, एक वजह थी धारा 370 की तैयारी और वो इम्प्लीमेंट करना था ज़मीन पर सारी चीज़ें। उसके बीच में ये इनपुट इस तरह से आए थे कि अगर यात्रा कंटिन्यू होती है तो उस पर आतंकी हमला हो सकता है, और उसके पहले हमला हो भी चुका है। इसलिए एजेंसियां सतर्क थी, सरकार सतर्क थी, और पिछले साल भी यात्रा रद्द कर दी गई थी, लोगों को वापस बुला लिया गया था। और इस बार जब पूरी तैयारियां चल रही थी, उसके बीच में आतंकवाद और कोविड दोनों साझा संक्रमण की वजह से यात्रा रद्द करनी पड़ी। मित्रों, ये आसान बात नहीं है। ये बहुत बड़ी चुनौती है देश के लिए कि हम अपने उस एक बड़े संकल्प को पूरा करने से रह जाएं, जो केवल धार्मिक नहीं है बल्कि हमारी राष्ट्रीय पहचान से जुड़ा हुआ मसला है। बाबा अमरनाथ की यात्रा कोई सहज यात्रा नहीं है। उसके पीछे अध्यात्म भी है, धर्म भी है, लेकिन राष्ट्रीय चेतना भी है, और उसमें कश्मीरियत भी है। सारे कश्मीर के लोग उस यात्रा के पीछे अपना योगदान देते हैं, और कभी भी आम कश्मीरी उस यात्रा के खिलाफ नहीं रहा। लेकिन मजबूरी है कि संक्रमण इतना हावी हो चला है कि हमें यात्रा लगातार दूसरी बार रद्द करनी पड़ी। हमें एक संक्रमण और आपके सामने रखना जरूरी इसलिए है कि आज की नौजवान पीढ़ी और हम जैसे, आप जैसे सभी लोग जो पब्लिक डिस्कोर्स में एक दूसरे से डिबेट करते हैं, संवाद करते हैं, एक अच्छी बातचीत में यकीन करते हैं, उनके लिए वो संक्रमण जैसी ही स्थिति है। वो है भाषा का संक्रमण। भाषाई संक्रमण इस तरह से फैल रहा है, लोगों की भाषा इतनी बिगड़ रही है। आप किसी भी टीवी डिबेट के सामने बैठ जाइए तो लगता है आपका बीपी हाई हो जाएगा। भाषा का संक्रमण, कोविड संक्रमण, आतंकवाद का संक्रमण, इतने ज्यादा संक्रमण जब चारों तरफ से आपको परेशान कर रहे हों तो हमें दो बातें तय करनी है। एक, कि इसको हम कैसे रोकें, और अगर रोकें तो सबकी जवाबदेही और जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, और उसके पीछे ये तर्क भी तलाशने की कोशिश करें कि ये संक्रमण बढ़ क्यों रहा है। तो मैं बात करता हूं कि संक्रमण बढ़ क्यों रहा है। कोविड संक्रमण की बात करता हूं। कोविड की स्ट्रेटजी हमने बनाई, राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति बनाई, एक साझा रणनीति बनी जिसमें लगा केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के काम कर रही हैं। लेकिन स्थिति क्या है? उन राज्यों से मामले आ रहे हैं जिन राज्यों में स्थिति कंट्रोल में थी। वहां माना जाता था कि वहां स्थिति बिगड़ने नहीं पाएगी, क्योंकि समय रहते एक स्ट्रेटजी हमारे सामने आ चुकी है और संयोगवश वो इलाके बचे हुए थे तो उनको बचाए रखने का एक जरिया हमको मिल चुका था। लेकिन क्या हम चूक गए? क्या हमने उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया जो एक राष्ट्र के स्तर पर हमने तैयारी की थी, जिसके लिए हमने घंटियां बजाई थी, मोमबत्तियां जलाई थी, राष्ट्रीय एकजुटता का परिचय दिया था? क्या उन सारी भावनाओं के विपरीत हमने एक्ट किया और उसका दुष्परिणाम आम लोग भोग रहे हैं? क्यों कह रहा हूं ऐसा? राजनीतिक दल बहुत महत्वपूर्ण लोकतंत्र में किरदार होते हैं। किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए उनका कैडर होता है,
उनकी पार्टी होती है, लोकतंत्र में उनके लोग होते हैं, वो प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन जब वो सारी चीज़ों को छोड़ करके केवल अपने स्वार्थ के एजेंडे में जुट जाएं, तो कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। और यही हो रहा है। हमने राष्ट्रीय स्तर पर स्ट्रेटजी बनाई, कहा कि सभी दल एक होकर के लड़ रहे हैं, पूरा देश एक होकर के लड़ रहा है, लेकिन किसकी दल की सरकार आगे, किसके दल की सरकार पीछे, कैसे किसकी टांग खींचे, इस चीज से हम ज्यादा समय तक बच नहीं पाए। और स्थिति ये हो गई कि दूसरों की कमी निकालते निकालते अपने घर में कब गड़बड़ हो गई हमें पता ही नहीं चला। अब बात करता हूं राज्यों की। बिहार की स्थिति आप देख रहे हैं, 28,000 29,000 जो भी केस हुए हैं वो तब हैं जब टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। और मुझे कहने से कोई गुरेज नहीं है कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और क्वारंटीन का जो फार्मूला बनाया गया था, टेस्टिंग का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा, लेकिन बिहार जैसे राज्य में अभी भी वो बहुत कमज़ोर स्थिति में है और बिहार की हालत बहुत ही खतरनाक है। बिहार के अस्पतालों की दशा आप टेलीविज़न के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से देख रहे हैं। वहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं, लोग परेशान हैं, उनको एडमिट नहीं किया जा रहा है, वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो उनके इलाज का प्रॉपर इंतजाम नहीं है, तरह तरह की समस्याएं हैं। कौन जिम्मेदार है? हम चुनाव की तैयारी करें, हम डिजिटल मीटिंग करें, हम वर्चुअल मीटिंग करें, पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएं, सब कुछ हो सकता है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में होना चाहिए, होता है। लेकिन क्या हम अपनी बुनियादी जिम्मेदारी भूल जाएंगे? क्या जनता के प्रति जो हमारी जवाबदेही है उसको हम भूल जाएंगे? हम आत्मनिर्भर हो गए पीपीई के मामले में, हमने वेंटिलेटर का इंतज़ाम कर लिया, हमने बेड का इंतज़ाम कर लिया, हमने ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया कि हम बहुत सक्षम हो गए और देशों के मुकाबले हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। तो बिहार जैसे बड़े राज्य में आज दुर्दशा क्यों हो रही है? जवाब तो देना पड़ेगा। बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। वहाँ पर बहुत स्थिति कंट्रोल में थी और माना जा रहा था कि वहाँ भी स्थिति बिगड़ने नहीं पाएगी, लेकिन जिस तरह से वहाँ भी केस लगातार आ रहे हैं सामने, बहुत ही खतरे का संकेत मिलने लगा है। छोटी छोटी जगहों से मामले सामने आने लगे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा शायद इसलिए हो रहा है कि हम फिर से वही कहता हूं कि जो सामूहिक स्ट्रेटजी बनी थी, उस स्ट्रेटजी का पालन करने में कहीं ना कहीं चूक गए। और वो चूक विभिन्न स्तरों पर हुई है। जिनको इम्प्लीमेंट करना था स्ट्रेटजी, जिनको गाइड करना था और जो आम लोग भागीदार होने चाहिए थे, उनको कहीं ना कहीं ये मैसेज चला गया कि हम तो बहुत ही संतोषजनक स्थिति में हैं और हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और वो डर खत्म हुआ, हमने गलतियां करनी शुरू की और टेस्टिंग जो बहुत स्लो थी वो हमने बहुत देर से बढ़ाई, और बढ़ाई तो केसेस तो आने ही थे। अब मैं बात करता हूं उन राज्यों की जो ग्रीन जोन में चले गए थे। गोवा ग्रीन जोन में था, लेकिन वहां भी केसेस लगातार सामने आने लगे हैं। केस सामने आ रहे हैं, डेथ भी हो रही है। वहां पे शुरुआत हो गई थी टूरिज्म की, जो बाहर से लोग थोड़े थोड़े आ रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए, लेकिन उससे भी खतरा हुआ। बॉर्डर ओपन कर दी गई तो बॉर्डर से लोग आए, उससे समस्या हुई। इन सब चीज़ों के बाद कई प्रदेश हैं जिनकी समस्याएं हैं। महाराष्ट्र अभी भी नंबर 1 पर बना हुआ है, दिल्ली की अपनी समस्या है, कर्नाटका, तमिलनाडु, सारे राज्यों की बात कर सकते हैं। लेकिन आपको जो बात बताना जरूरी है वो ये है कि हमने जो राष्ट्रीय स्तर पर संदेश दिया था, एक देश के रूप में जो तैयारी की थी, उसमें अगर चूक हुई तो क्या अभी भी हम चेत गए हैं? शायद नहीं। वंदे भारत मिशन के तहत देश में जो लोग आ रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बात शायद सबसे महत्वपूर्ण है। वो इसलिए कि हमारी तैयारियों का भी खुलासा करती है और ये हमारे सिस्टम का भी खुलासा करती है, और ये खुलासा भी करती है कि सब कुछ जानते हुए भी हम कैसे अनजान बने रहते हैं। वंदे भारत मिशन के तहत जो लोग बाहर से आ रहे हैं
उनमें से तमाम लोग ऐसे हैं जो बिना किसी जांच के आ रहे हैं। और इस तरह की खबर आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी कि एक व्यक्ति तो ऐसा आ गया जिसके पास कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट थी और वो रिपोर्ट लेकर के आ गया, और सहयात्री उसके साथ जो भी रहे होंगे उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कहानी कौन बताएगा मुझे नहीं पता। लेकिन एक उदाहरण मैं खुद देता हूँ जिसका मैं गवाह हूँ, जिसे मैं जानता हूँ, और आप कहेंगे तो मैं आपको साक्ष्य दे सकता हूँ। आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। एक व्यक्ति लगातार परेशान होता है सऊदी अरब में, रियाद से 400 किलोमीटर दूर अल कासिम प्रांत में। उसकी तबीयत खराब रहती है, 10 दिन से वो परेशान होता है, बुखार हो रहा होता है, उसको लगता है, वो मैसेजेस करता है कि अगर उसको सहायता नहीं दी गई तो उसकी डेथ भी हो सकती है। उससे अथॉरिटीज संपर्क करती हैं तो उससे समस्या पूछी जाती है। वो व्यक्ति बताता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, परेशान हूँ, मुझे एडमिट करवा दीजिए। तो बताया जाता है कि वहाँ पर एडमिट होने की जगह नहीं है। उसका पासपोर्ट छिन चुका था, उसकी नौकरी जा चुकी थी। उससे दूसरा विकल्प पूछा जाता है कि तुम क्या चाहते हो। अथॉरिटीज़ की इस बात के लिए आप प्रशंसा कर सकते हैं कि एक व्यक्ति की इस तरह से वो चिंता कर रहे हैं, लेकिन उस चिंता में लापरवाही का जो पहलू है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी नेक नियति में, अपनी सदनियति में, अपने बहुत अच्छे आचरण में इस बात को ना भूलें कि हमारी जिम्मेदारी देश के प्रति है और भी लोगों के प्रति है जिन्होंने हमसे संपर्क नहीं किया या नहीं कर पाए। जब उस व्यक्ति से दूसरा विकल्प पूछा जाता है तो वो कहता है कि मैं अपने देश वापस जाना चाहता हूँ, अगर मेरा इलाज यहाँ संभव नहीं है तो मुझे अपने देश वापस भेज दीजिए। वो व्यक्ति बुखार में ही अपने देश आ जाता है। उसकी एयरपोर्ट पर कहीं कोई जांच नहीं होती है, नॉर्मल टेम्परेचर लिया जाता है, शायद कोई दवा खाई होगी, उसमें टेम्परेचर नॉर्मल आता है। जैसे वो देश में आता है तो व्यक्ति खुद अपनी जांच कराता है, और जांच कराता है तो वो कोविड पॉजिटिव निकलता है। मात्र 1 दिन के अंतराल पर वो व्यक्ति, उसकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आ जाती है। अब इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा कि हम कितने खतरनाक खेल में उलझे हुए हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या हमें अपनी फ्लाइट खाली आने की चिंता है, या फिर हम अपनी जिम्मेदारी को इस रूप में समझने में विफल रहे हैं कि समस्या कितनी बड़ी है, कितनी जटिल है, कितने लोग परेशान हैं, कितने लोगों की मौत हो चुकी है। वो व्यक्ति जो खुद बता रहा है कि मैं बीमार हूँ और उसकी भी जांच नहीं होती, और फिर वो आ जाता है यहाँ पर, वो खुद अपनी जांच कराता है और उसके बाद वो पॉजिटिव निकलता है। तो आप सोचिए, जिन लोगों के साथ में आया होगा, इतनी इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो उनको ना तो कोई ट्रेसिंग करने वाला है, ना उनकी कोई टेस्टिंग करने वाला है, और ना ये जानने की किसी की इच्छा है। क्योंकि मैं उस व्यक्ति के लगातार संपर्क में रहा और पता चला कि जब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तब उसको ले जाया जाता है कोविड सेंटर में और वहाँ पर उसे छोड़ दिया जाता है। इन तमाम घटनाक्रम के साक्ष्य हैं जिनकी ज़रूरत पड़ने पर पुष्टि की जा सकती है। तो एक उदाहरण है कि अगर संक्रमण फैल रहा है तो ये कहीं न कहीं चूक हर स्तर पे हो रही है। कोविड संक्रमण की बात यहीं पे ख़त्म कर देता हूं, क्योंकि आपको एक उदाहरण से ही बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। आप बहुत तस्वीरें वैसे ही देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, कहाँ पर क्या हो रहा है, कितने हॉस्पिटल में क्या इंतज़ाम है। मैं किसी सरकार को दोष नहीं देना चाहता, किसी भी राजनीतिक दल को दोष नहीं देना चाहता। आम लोगों की भी जो जिम्मेदारी जवाबदेही है वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मैं इस पर भी नहीं जाता। आप अपने खुद बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिए और समझिए कि एक राष्ट्र के रूप में जिन जिन लोगों की जो भी जिम्मेदारी है, क्या वे उसका निर्वाह कर रहे हैं। आपको जवाब मिल जाएगा।